हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज फिर से हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के अंदर हमारा चल रहा था मध्यकाल भारत, और मध्यकाल भारत के अंदर हमारा मुगल पीरियड चल रहा था, और मुगल पीरियड के अंदर भी हमने औरंगजेब चल रहा था। मतलब औरंगजेब को पढ़ना है आज। इससे पहले हमने लगभग मुगल काल पूर्ण कर लिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। इसके बाद में पढ़ेंगे हम उत्तर मुगल काल। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी मुगल काल की या मध्यकाल भारत की। मध्यकाल भारत के अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन मुगल काल की ये लास्ट क्लास है। उसके बाद में उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो उससे पहले हमने मैथ की क्लास डाली थी, और मैथ की क्लास के अंदर हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहा था, यही चल रहा था हमारा। तो इसी के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पिछले 2-4 दिन से, मतलब दीपावली के बाद में मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। इसके लिए तो क्या कहूँगा आपको, लेकिन यही कहूँगा कि सॉरी, मैं क्लास नहीं ले पाया। तो आज बात करते हैं हम औरंगजेब की। अब देखो, हम औरंगजेब के साथ साथ आज मुगल काल पूर्ण कर लेंगे, और इसी के साथ देखो, मेरा एक ही मकसद रहा है कि पढ़ो वही जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, क्योंकि फालतू में किसी भी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करें, किसी भी चीज़ का नॉलेज हमें उतना पर्याप्त नहीं होगा जितना एग्जाम की दृष्टि से वो मुख्य पॉइंट है। तो मैं उम्मीद करूँगा, और मेरी खुद की यही कोशिश होती है कि मैं हद से ज़्यादा वो पॉइंट बता सकूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भले ही वो गहराई में हो, भले ही वो डीपली हो, भले ही वो ना हो, इससे चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूँ, मतलब जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ, मतलब यहाँ तक कि बोल दूँ कि जिस क्लास को मैं डालता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ तक एक गहराई की बात होती है। गहराई की बात होती है, डीपली बोलते हैं जिसको। और इसी डीपली के आधार पर देखो, हमारे सामने दो मकसद होते हैं कि कई हमारे सामने जैसे बड़ी एग्जाम होती है ना, उसको मतलब टफली देना पड़ता है, उसके लिए हमें डीपली पढ़ना पड़ता है। तो मैं शायद मेरी हर क्लास में यही मकसद होता है कि कोई भी पॉइंट हो, भले ही वो छोटा करके बता दो, लेकिन वो पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यही मेरा मकसद रहा है। तो चलो, कोई दिक्कत नहीं, आज हम बात करते हैं औरंगजेब की। चलो, जो भी है हटाओ सबको, अब बात करते हैं औरंगजेब की। देखो, औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब का जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 में इसका जन्म होता है। और ये कहाँ होता है? दाहोद में होता है। कहाँ होता है? दाहोद, जो गुजरात में पड़ती है। कई किताबों में इसको एमपी में भी बताते हैं भैया, कई किताबों में एमपी में भी लिखा होता है कि एमपी में पड़ता है, लेकिन दाहोद जो गुजरात में, लगभग किताबों में यही मिलता है। 80% सही यही होता है। देखो, यहाँ इसकी बात करते हैं तो इसकी माता का नाम था अर्जुमंद बानो। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो। मैं अर्जुमंद बानो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मुमताज महल। मुमताज महल, मुमताज महल। और पिता की बात करते हैं तो पिता शाहजहां। हमने पहले बात की थी इसके बारे में, शाहजहां के बारे में पहले से बात कर चुके हैं, मुमताज महल के बारे में पहले से बात कर चुके। देखो, इसके दूसरे नाम की बात करते हैं तो अर्जुमंद बानो। ओरिजिनल नाम यही था, अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो बेगम, ये इसका नाम था। इसी के याद में क्या बनाया गया था? ताजमहल बनाया गया था। इसी की याद में ताजमहल बनाया गया था। अब देखो, यहाँ से देखो, हमारे सामने इसके जन्म की बात हो जाती है, इसके बाद में इसके माता पिता की बात हो जाती है। अब यहाँ से हमारे पास निकल के आती है कि इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी। इसकी उपाधियों की बात करते हैं, हमारे सामने उपाधियाँ आती है। तो उपाधियाँ की बात करते हैं हम। तो उपाधियाँ, देखो, मैंने अभी बोला कि जो पॉइंट मुख्य हो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो उपाधियों की बात करेंगे तो पहली उपाधियाँ है बहादुर, जो किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। दूसरा हाफिज, दूसरा था हाफिज। हाफिज इसको क्यों कहा गया था? हाफिज की उपाधि इसको इसलिए दी गई थी, हाफिज इसलिए कहा गया था क्योंकि इसको जो पूरा
जो कुरान होता है वो कुरान टोटल कंटेस्ट याद था इसको, इसलिए हाफिज कहा था। और दिल्ली सल्तनत मतलब सल्तनत काल में, सल्तनत काल में कह सकता हूँ कि सल्तनत काल में कुरान किसको कंटेस्ट याद था, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और यहाँ देखो कंटेस्ट औरंगजेब को होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाफिज कहा गया। और तीसरी शाही दरवेश, शाही दरवेश, शाही दरवेश, शाही दरवेश कहा गया है। मतलब एक सफेद पोशाक में, साफ सुथरे पोशाक में, एक लगता नहीं था कि ये राजा महाराजाओं की पोशाक में नहीं होता था, मतलब इसका जो नेचर था वो एक अलग तरीके से था। उसके नेचर के बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। 4 नंबर पे बात करते हैं तो 4 नंबर है सर जिंदा पीर। 4 नंबर जिंदा पीर कहा जाता है इसको। जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, इसके जो व्यवहार होते हैं, इसका जो एटीट्यूड होता है, इसका जो दृष्टिकोण होता है, मतलब इसके जो जीवन के जो चरित्र होता है, उसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। इसके दूसरे उपाधि की बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं तो इसका इसके बाद में इसकी उपाधि की बात करते हैं आलमगीर। इसके बाद में इसकी उपाधि है आलमगीर। और 6 नंबर पे इसकी उपाधि आती है गाजी। ये इसकी उपाधियों की बात कर ली हमने, ये इसकी उपाधियों की बात कर ली हमने, इसकी 6 उपाधियों के बारे में बात कर ली। अब 6 उपाधियों में कम अगर एक भी उपाधि आपके सामने आती है तो आप इसको बेझिझक कर दोगे, और यही मेरी हमेशा कोशिश रही है। अब देखो, अब इसके वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं कि इसके जीवन में विवाह किससे हुआ था। इसके बाद में हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। तो वैवाहिक जीवन के अंदर देखो, यहां तक तो शायद दिख रहा होगा। अब देखो, इसका विवाह हुआ था दिलरास बेगम, दिलरास बानो बेगम से हुआ था। बानो बेगम से हुआ था, दिलरास बानो बेगम से हुआ था, जो जिसकी मृत्यु हुई थी औरंगाबाद में, जिसकी मृत्यु हुई थी औरंगाबाद में। और इसी को मतलब इसके ऊपर जो मकबरा बनाया गया था, इसके ऊपर मकबरा बनाया गया है, उसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। इसको कहा गया है बीबी का मकबरा। मैं लिख देता हूं, बीबी का मकबरा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद, औरंगाबाद में है। ये कहाँ है, औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद। और इसको सेकंड ताजमहल की संज्ञा दी गई है। किसकी, सेकंड ताजमहल, ताजमहल। और तीसरी इसकी बात करते हैं हम तो इसको बोलते हैं साउथ का ताजमहल। मतलब मैं ऊपर लिख देता हूँ या इधर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं दिलरास बानो बेगम का जो मकबरा है उसको बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल। क्या बोलते हैं, दक्षिण का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है इसको। अब देखो हमारे सामने, देखो हमने इसके बारे में बात की थी। और इसी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म होता है जिसका मुअज्जम नाम होता है। जिसका क्या नाम होता है, मुअज्जम नाम होता है। पुत्र मुअज्जम, बस ये एक ही महत्वपूर्ण है, मुअज्जम, मुअज्जम, ठीक है। और इसका मतलब दिलरास बानो बेगम है, दिलरास बानो बेगम, जिसके ऊपर देखो अगर हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो देखना एक बार कि देखो यहाँ क्या होता है, औरंगजेब 1600 इसका शासन काल होता है, 1658 से 1707 तक इसका शासन काल होता है। बॉर्न 3 नवंबर, इसका जन्म होता है 3 नवंबर 1618 में दाहोद गुजरात के अंदर होता है। और पिता शाहजहां और माता का नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम। इसी के साथ साथ देखो इसकी उपाधियों की बात कर ली। उपाधियां इसकी बहादुर आपी, जो शाही दरवेश, जिंदा पीर और आलमगीर और गाजी की उपाधियां धारण करता है। अगर इसकी शादी की बात करते हैं तो दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, रबिया उज दौरानी, मतलब इसका दूसरा नाम होता है रबिया उज दौरानी। इसका दूसरा नाम होता है रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी,
ये इसका दूसरा नाम होता है। ये एक फारसी राजघराने से थी, ये एक फारसी राजघराने से थी, फारसी राजघराने से थी। ये कहाँ से थी? फारसी राजघराने से था, रबिया उज दौरानी। और जो एक देखो हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक पुत्र का नाम था अकबर, एक पुत्र का नाम था अकबर, एक पुत्र का नाम था अकबर। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं। तो आगे चलते, इससे पहले आप एक बार इसको देख सकते हो। चलो अब चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम भी कम है तो आगे चलते हैं हम। तो आगे बात करते हैं कि इसके शासन काल में प्रारंभ में कितनी कठिनाई आई थी और कौन कौन सी कठिनाइयों से इन्होंने शासन किया था। अब देखो हम बात करते हैं इसके शासन की बात करते हैं। तो शासन से पहले हम इसके राज्याभिषेक की बात करते हैं। किसकी? राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो राज्याभिषेक, इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक तो हमने जो पिछली क्लास में, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो क्या होता है, यहाँ जो शाहजहां होता है, शाहजहां के पुत्रों के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है, युद्ध होता है, उत्तराधिकारी युद्ध बोलते हैं उसको। मतलब एक युद्ध होता है सामूगढ़, सामूगढ़ होता है। तो एक तो इसका राज्याभिषेक होता है 13 जुलाई 1658 में, और दूसरा इसका राज्याभिषेक होता है जून 1659 में, जो अंतिम बार देवराय के युद्ध में जीत प्राप्त करने के बाद में इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। अब बात करते हैं राज्याभिषेक से आगे चलते हैं। 2 बार राज्याभिषेक, इस बात को आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम आगे, हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर विद्रोहों की, कि इन्होंने मतलब इसके शासन काल में विद्रोह कितने हुए थे। तो अब बात करते हैं हम विद्रोह की। तो देखो विद्रोह की बात करते हैं। तो यहाँ हम पहला विद्रोह की बात करें तो देखो हमारे सामने पहला विद्रोह आता है जाटों का विद्रोह। किसका? जाटों का विद्रोह। देखो यहाँ हर एक चीज को ध्यान से समझना, जाटों का विद्रोह होता है। देखो यहाँ एक तिलपत का युद्ध होता है, तिलपत का युद्ध होता है, तिलपत का युद्ध। देखो अब देखो 1 मिनट के लिए आप समझना, तिलपत का युद्ध होता है। देखो 1600 मतलब जाटों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था गोकुल जाट। कई किताब में इसका नाम मिलता है गोकुला, कई किताबों में किसका नाम मिलता है? गोकुला। अब देखो ये तिलपत के युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है, तिलपत के युद्ध में मारा जाता है। कौन? गोकुल जाट। इसके बाद में एक राजा राम नाम का नेतृत्व कर रहा होता है। कौन? राजा राम। अब देखो ये धार्मिक विद्रोह था, ये धार्मिक विद्रोह था। अब देखो ये धार्मिक विद्रोह था, तो राजा राम ने क्या किया? राजा राम ने क्या किया? जो अकबर था, अकबर की जो हड्डियां थी, अकबर की हड्डियां थी, उसकी मजार थी, उस मजार को खुदवाया, और खुदवाने के बाद में अकबर की जो हड्डियां थी उसको जला दिया। हड्डियों को जला दिया, हड्डियों को जलाया। अब देखो यहाँ से जब हड्डियों को जलाता है तो औरंगजेब को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है इस चीज से, मतलब वो दुखी होता है इस बात से। तो फिर से वो राजा राम को क्या कर देता है? मार देता है। राजा राम को क्या करता है? मार देता है। इसके बाद में हमारे पास आता है चूड़ामन नाम का एक आदमी आता है, चूड़ामन, जो जाटों का क्या करता है? नेतृत्व करता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, यहाँ से जाट एक स्वतंत्र राज्य, यहाँ कह सकते हैं कि भरतपुर के अंदर वो स्वतंत्र रहने लग जाते हैं चूड़ामन के बाद में। अब बात करते हैं दूसरा विद्रोह, और दूसरा विद्रोह हमारे सामने आता है सतनामिया या मुंडिया का विद्रोह है। इसको मुंडिया इसलिए कहा जाता है, मुंडियों का विद्रोह। इसको
इसलिए कहा गया है मुंडिया, क्योंकि ये अपना सिर मुंडवा के रखते थे, ये हमेशा क्या होते थे, गंजे होते थे, इसीलिए। देखो यहाँ से एक अफवाह होती थी, मतलब एक अफवाह थी औरंगजेब के सामने, एक अफवाह थी। कौन सी अफवाह थी? कि जो ये है ना, ये सतनामियाँ हैं, ये क्या करते हैं, ये जादू टोना तंत्र मंत्र जानते हैं। और हमें इस चीज का पता है कि तंत्र मंत्र किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। जादू टोना तंत्र मंत्र अथर्ववेद से लिया गया है। तो इसके साथ साथ ये विद्रोह होता है, और इस विद्रोह को दबाने वाला होता है बिशन सिंह, बिशन सिंह कछुआ, बिशन सिंह कछुआ। ये बिशन सिंह कछुआ इस विद्रोह को दबा देता है। अब तीसरा विद्रोह की बात करते हैं। इसका एक पुत्र होता है जो अकबर होता है, शहजादा अकबर होता है। अब देखो एक बार इसको रिपीट देख लेते हैं हम, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर यहाँ से बात करते हैं तो देखो जाटों का विद्रोह होता है, ये तिलपत का युद्ध होता है 1669 में, मतलब 1669 में होता है। यहाँ इसकी बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं तो 1679 में होता है, 1679 सॉरी 1679 नहीं होता है, ये 1672 में क्या होता है, मुंडियों का विद्रोह होता है। और किसने दबाया था? बिशन सिंह कछवाहा ने दबाया था, जो आमेर का क्या था, राजकुमार था, जो आमेर का क्या था, राजकुमार। और आगे चल के क्या होता है, शासनकाल खुद संभालता है, मतलब राजा बनता है। अब चलते हैं सर इसके आगे, और इसके आगे बात करते हैं अकबर का विद्रोह। अब चलते हैं इसके आगे, और इसके आगे चल के बात करते हैं अब चलते हैं तीसरा विद्रोह आता है हमारे सामने, अकबर का विद्रोह। अकबर, ये अकबर कौन था? औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र था। इन्होंने क्या कर दिया सर, मेवाड़ के साथ मिलकर क्या कर दिया, मेवाड़ के साथ मिलकर क्या कर दिया, मेवाड़ के साथ मिला और क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अकबर ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब ये विद्रोह करता है, देखो जब ये विद्रोह करता है तो जो राजपूत शासक थे उनके सामने एक चिट्ठी पहुंचाई गई, और चिट्ठी में लिखा गया था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर। हम इसी तरीके से राजपूत जो शासक हैं, हम एक एक राजपूत को हम मार रहे हैं। और इसी वजह से क्या होती है, राजपूत शासक थे उनके मध्य क्या होता है, एक ये खबर, झूठी खबर फैला दी गई थी। और इसी के साथ साथ क्या होता है, इसी के साथ साथ क्या होता है, इसके साथ होता है, मतलब ये साथ छोड़ देते हैं अकबर का। अब देखो अकबर कहाँ जाता है, अकबर जाता है शिवाजी के पास, शिवाजी के पास। जब इन्होंने, मतलब कह सकते हैं कि दक्षिण में जाता है, और दक्षिण में जाता है तो दक्षिण में इसको सहारा नहीं मिलता है, और यहाँ से चला जाता है सर यहाँ से कहाँ चला जाता है, फारस चला जाता है। और फारस जाने के साथ साथ अकबर के कुछ महीने बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ का मतलब मृत्यु हो जाती है 1707 में। किसकी, अकबर की, शहजादे अकबर की एक मृत्यु हो जाती है। यहां बात करते हैं तो देखो तीसरा विद्रोह हमारे सामने अकबर का आता है, मेवाड़ के साथ मिलकर होता है। और मेवाड़ के साथ मिलकर ये विद्रोह करता है, और विद्रोह इसके बाद में इसको शरण नहीं दी गई थी, उससे एक झूठी अफवाह के कारण इसका साथ छोड़ देते हैं राजपूत शासक। और शासक साथ छोड़ने के साथ क्या होता है, ये दक्षिण में चला जाता है, और दक्षिण में कुछ महीने रहकर ये कहाँ चला जाता है, फारस। और 1706 में, कई किताब में 1706 भी होता है सर, याद रखना 1706 में, लगभग 1706-7 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं सर हमारे सामने चौथा विद्रोह आता है, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह आता है हमारे सामने। चौथा विद्रोह आता है सर सिखों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह आता है हमारे सामने। इससे पहले हमने बात की थी कि सिखों का विद्रोह जो मुगल काल के शासन में था वो मतलब चल रहा था, मतलब
मुगल काल से हमेशा के लिए स्टार्टिंग से क्या था, मतलब मुगल काल जो पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी, हमारी पहली क्लास में इसके बारे में हमने बात की थी। इसी के साथ क्या होता है कि हमारे सामने वहां से पांचवें गुरु से पहले भी सिखों का विद्रोह चल रहा था। और इसी के साथ देखो 4, तो यहां होता है सर सिखों का विद्रोह। सिखों का विद्रोह। अब देखो यहां बात करते हैं तो यहाँ 9 गुरु थे, 5वें नहीं 9 गुरु थे। 9 गुरु कौन थे? 9 गुरु तेग बहादुर। अब देखो ये विद्रोह किस रूप से हुआ था, अब देखो यहाँ इसको क्या होता है, इसको सजा दी गई थी कहाँ? दिल्ली। अब देखो हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। इसको सजा दी गई थी दिल्ली, मतलब इसकी मृत्यु दंड दे दिया गया इसको 9 गुरु तेग बहादुर को। अब देखो यहाँ दिल्ली में इसके ऊपर, मतलब इसकी मजार के ऊपर कह सकते हैं एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है शीशगंज। यही विद्रोह, देखो मैं ये बात करता हूँ, यही विद्रोह 10वें गुरु आप सब जानते होंगे कौन है? गुरु गोविंद सिंह ने क्या रखा? जारी रखा। अब हम 2 मिनट के लिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने 1699 में एक खालसा पंथ की स्थापना की। ये बात मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, खालसा पंथ स्थापना, ठीक है, यहां से स्थापना करता है 1699 में कौन? और यहां से क्या होता है, 1699 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने के बाद में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने क्या कर दिया, ये विद्रोह जारी रखा। और विद्रोह जारी रखने के साथ साथ 1699 में इन्होंने क्या कर दी, एक खालसा संप्रदाय या खालसा पंथ की स्थापना की गई। और 1608 में गोदावरी नदी के किनारे, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे क्या हो गया, अपना शरीर त्याग दिया। गोदावरी नदी के किनारे शरीर त्याग दिया। ये हमने क्या देखा, त्याग दिया। ये देखो गोदावरी के किनारे, यहां लिख लेना आप, गोदावरी के किनारे। अब देखो हम बात करते हैं आज सिखों के विद्रोह की, इसके जीवन काल के चौथे विद्रोह की। तो सिखों का विद्रोह था। सिखों का विद्रोह होने के साथ साथ इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में क्या कर दिया, फांसी की सजा दे गई, या उल्टा उससे पहले इसको 5 दिन की बहुत ज्यादा यातना दी गई थी 9वें गुरु, ये कहा जाता है, इतिहास के अंदर लिखा गया है। तो दिल्ली जहां इसकी मृत्यु हुई थी, जहां इसको फांसी की सजा दी गई थी, वहां आज प्रेजेंट में शीशगंज नाम का गुरुद्वारा बनाया गया है। तो यहां से देखो 10वें गुरु है, और 10वें गुरु गोविंद सिंह है। और गोविंद सिंह ने क्या कर दिया, गोविंद सिंह इस विद्रोह को जारी रखता है। और जारी रखने के साथ साथ खालसा संप्रदाय या खालसा पंथ की स्थापना करता है 1699 में। कब करता है? 1699 में स्थापना करता है। कब करता है? 1699 में। और खुद गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु 1608 में गोदावरी नदी के किनारे अपना शरीर त्याग दिया। ये बात हमने कहाँ से सीखी? आज की क्लास से, जहां हम सिर्फ सिखों के विद्रोह की बात कर रहे थे, औरंगजेब पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं इसके विद्रोह के, आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, तो देखो हमारे सामने आता है, या तो इसकी धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे, या इसके सैनिक अभियान के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहां से मैं एक बात, इसको मिटा देता हूं मैं शायद, तो देखो, हाँ चलो एक बार इसको देख लो, फिर मैं मिटा देता हूं।
चलो अब देखते हैं, अब इसके सैनिक अभियान की बात करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं सैनिक अभियान की, पूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाया या रख पाया। अब देखो सैनिक अभियान की बात करते हैं। सैनिक अभियान, सैनिक अभियान, सैनिक अभियान की बात करें हमारे सामने, तो हमारे सामने प्रथम आता है असम। प्रथम आता है असम। असम, इन्होंने असम को जीता 1660 में, 1660 में, ठीक है। यहाँ से 1660 में असम जीता, फिर बंगाल को जीता, और यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 1686 में अंग्रेजों को खदेड़ा और हुगली नदी से बाहर खदेड़ दिया। कब, 1666 में, 1666 में हुगली नदी के बाहर खदेड़ दिया। अब देखो इससे पहले मैं एक बात करता हूँ, एक बुक है, उस बुक का नाम है, उस बुक का नाम है आलमगीर नामा। उस बुक का नाम है आलमगीर नामा। देखो आप हर चीज ध्यान से समझना, हर चीज ध्यान से लिखना, हर चीज अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लिखना। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से लिखने की कोशिश मत करना, लेकिन आप सिर्फ आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी तरीके से लिखना। आलमगीर नामा, और ये बुक लिखी थी मोहम्मद हकीम ने लिखी थी। ये बुक लिखी थी मोहम्मद हकीम ने, जिसमें जानकारी मिलती है, मतलब किस चीज़ की जानकारी मिलती है, आलमगीर नामा एक बुक है, उस बुक में जानकारी मिलती है। कहाँ की, आलमगीर नामा एक बुक है, उस बुक में जानकारी मिलती है औरंगजेब के जो सैनिक अभियान है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसी के साथ साथ देखो यहाँ से असम, और असम के साथ बंगाल जीतने ने, हुगली नदी बंगाल, और यहाँ से जीतने के बाद में आता है दूसरा सैनिक अभियान, जो दक्षिण का सैनिक अभियान होता है, जो दक्षिण भारत, जो कह सकते हैं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। अब देखो सबसे पहले ये दक्षिण भारत में जाता है, तो देखो 1600 लगभग ये कहाँ जाता है, 1682 में जाता है, लगभग 1682 में जाता है, 1682 में जाता है। इसके बाद में गोलकुंडा जो दक्षिण में पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोलकुंडा। और यहाँ से देखो बीजापुर, यहाँ से बीजापुर। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो मोहम्मद आदिल शाह एक सेनापति था, मतलब एक यहाँ का शासक था, तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि मेवाड़ में जो शिवाजी था, मतलब मेवाड़ में, सॉरी यहाँ बात करते हैं दक्षिण भारत में जो शिवाजी था, इस शिवाजी का संबंध था, कहीं ना कहीं शिवाजी का संबंध था। तो जब से मुगल काल का क्या होता है, मुगल काल में दक्षिण भारत पहले से मुगलों के अधीन था, तो शिवाजी ने क्या कर दिया, मुगलों के लगभग किले क्या कर दिए, जीत लिए थे, लगभग किले जीते थे भाई इसने। अब जीते थे तो इस बात को लेकर ये परेशान था, तो इन्होंने 1686 में गोलकुंडा जीत लिया। किसने, औरंगजेब ने 1686 में गोलकुंडा जीत लिया। और इसके बाद में 1686 बीजापुर गोलकुंडा, सॉरी ये 87 में जीतता है गोलकुंडा, बीजापुर पहले बीजापुर जीता है 1686 में, 1686 में। यहाँ जीतने के बाद में इसका पूर्ण तरीके से क्या हो जाता है, इसका दक्षिण भारत पर अधिकार होता है। लेकिन देखो यहाँ इसकी एक कमजोरी बन जाती है, जब ये खुद दक्षिण में चला जाता है तो उत्तर भारत पर क्या होता है, पूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाता है। ये उत्तर भारत पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो देखो यहाँ नहीं रख पाता तो क्या होता है कि ये 1600, मतलब कह सकते हैं कि 1682 या 80 से लेकर 1707 तक, मतलब इसकी डेथ होती है, वहां तक ये दक्षिण भारत में ही रहता है। और इसीलिए कहा गया है, डॉक्टर आर शर्मा के द्वारा कहा गया है, डॉक्टर आर शर्मा के द्वारा कहा गया है कि इसके मतलब जो दक्षिण भारत था वो इसका क्या हुआ, दक्षिण भारत को क्या कहा गया, औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। क्या हुआ, कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। औरंगजेब का क्या हुआ, कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। किसका, औरंगजेब का। कौन, दक्षिण भारत। अब बात करते हैं सर
अब बात करते हैं, एक बार इसको देख लो, इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं मराठाओं की। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, मराठाओं की बात करते हैं। दक्षिण भारत जो औरंगजेब का क्या हुआ था, कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, ये चीज हमने देखी अभी, और इसी के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सर 3 नंबर पे। तो 3 नंबर आता है मराठा, 3 नंबर आता है मराठा। अब मराठाओं के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे सामने शिवाजी, इसके सामने आता है शिवाजी, इसके बाद में आता है संभाजी, इसके बाद में आता है संभाजी, संभाजी, इसके बाद में हमारे सामने 3 नंबर और 4 नंबर, इसके सामने 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर पे ताराबाई आती है, और 3 नंबर पे हम बात करते हैं, 3 नंबर पे हम बात करते हैं तो 3 नंबर पे हमारे सामने आता है राजा राम, राजा राम, ठीक है। 4 नंबर पे आता है ताराबाई, कौन आता है, ताराबाई, ये शायद देखा भी होगा आपने। अब देखो शिवाजी जो संघर्ष करता है, कह सकते हैं कि शिवाजी जो मराठा था, मराठाओं और मुगलों का जो संघर्ष था वो 4 पीढ़ियों तक चला। मतलब ये चला था 1640 से ये चला 80 तक, 1640 से 80 तक, और ये चला संभाजी के साथ 1680 से 1680 से, अच्छे से लिख देता हूँ, 1680 से 89 तक चला था, ये 89 तक चला था। इसी के साथ देखो कई संधियां होती हैं, यहाँ कई संधि होती हैं कि शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है, संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। कई चीज़ यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि कई चीज़ मतलब इतिहास के लायक बोलने या समझाने लायक होती हैं। लेकिन देखो 3 नंबर पे आता है 1689 से राजा राम, 1689 से 1700 तक चलता है, और ताराबाई कहाँ तक विद्रोह करती है, 1700 से 1707 तक ये विद्रोह होता है इसके सामने। देखो अब यहाँ बात करते हैं कि जो मुगल और जो औरंग मतलब कह सकते हैं मुगल और मराठाओं का संघर्ष था वो 4 पीढ़ियों तक चला। मतलब कह सकता हूँ 1640 से 1707 तक चला। मतलब जब औरंगजेब अपना राज्याभिषेक नहीं हो पाया था उससे पहले भी कहीं ना कहीं, उससे 10 या 15 साल पहले भी कहीं ना कहीं इसका विद्रोह होता रहा। अब देखो यहाँ से जब 1680 में इसकी डेथ होती है, किसकी, शिवाजी महाराज शिवाजी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ से देखो 1600, यहाँ देखो 1665 में एक संधि होती है, 1665 में एक संधि होती है, 24 जून 1665 को एक संधि होती है। इस संधि के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं एक अच्छी तरीके से लिख देता हूँ इसको। मतलब मराठा और मुगलों के मध्य एक संधि होती है 1658 में, ओ सॉरी 1665 में, लिख देता हूँ 24 जून 1665 में एक संधि होती है, जिससे संधि का नाम होता है पुरंदर की संधि, जिसका नाम होता है पुरंदर की संधि। ये संधि होती है सर, ये संधि होती है। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आएंगे हमारे सामने। तो यहाँ पुरंदर की संधि होती है, इधर तो मराठाओं में कौन था, शिवाजी था सर, शिवाजी था, और इधर से मुगलों की वजह से या मुगलों की तरफ से कौन था, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, जो कहाँ का था, आमेर का, जो कहाँ का था, आमेर का। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में हम बात करें 1 मिनट के लिए, तो देखो यहाँ से पुरंदर की संधि, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। ये लगभग पुरंदर की संधि कब हुई थी, डेट पूछी जाती है, किसके मध्य हुई थी ये भी पूछा जाता है यहाँ से।
यहाँ से देखो हम बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की। यहाँ से मिर्जा राजा जयसिंह की, तो मिर्जा राजा जयसिंह, तो देखो जो मिर्जा राजा है उसको जयसिंह के ऊपर लिख देता हूँ मैं, शायद ऊपर लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, जयसिंह जो जयसिंह थी उसको मिर्जा की उपाधि दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। यहाँ देखो मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, शाहजहां ने दी थी। इसकी मृत्यु होती है 1667 में। कहाँ? बुरहानपुर कहाँ होती है? बुरहानपुर। और ये कहाँ पड़ता है सर? एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ये चीज़ हमारे सामने आज एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने बता दी लगभग। मिर्जा राजा जयसिंह की, ये शायद हमने पिछली क्लास में भी दिमाग से निकल गई होगी कि मिर्जा राजा जयसिंह, इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, ये बात हमने पहले नहीं पढ़ी, इसलिए यहाँ से मैंने बता दी। अब देखो अगर इसको हम रिपीट करते तो रिपीट करेंगे तो मराठाओं का जो विद्रोह था, ये मराठाओं का जो सैनिक अभियान था वो 1640 से 1707 तक चलता है। मतलब कह सकते हैं कि मराठाओं की 4 पीढ़ियां मुगलों के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। जब 1665 में एक पुरंदर की संधि होती है, किसके मध्य? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। और मिर्जा राजा जयसिंह की बात करते हैं तो मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी इसको, किसको? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। और 1665 में इसकी मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में। अब बात करते हैं कि पुरंदर की संधि के अंदर इसके पुत्र संभाजी को इसके राज दरबार में भेजा गया और जहां इसको बंदी बना लिया गया था। अब ये संधि टूटती नजर आई। इसके बाद में संभाजी वहां से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। इसके बाद में देखो राजा राम होता है। राजा राम में मुगल और शिवाजी को, मतलब कह सकते हैं मुगल और मराठाओं के बीच में संघर्ष जारी रखा। इसके बाद में एक ताराबाई आती है और ताराबाई क्या करती है? 1700 से 1707 तक, लगभग 7 साल तक मुगलों से क्या होता है? संघर्ष जारी रखती है। अब बात करते हैं सर, आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं इसके धार्मिक नीति। अब देखो धार्मिक नीतियों की बात करते हैं कि धार्मिक नीति किस प्रकार से इन्होंने शासन चलाया, किस प्रकार की प्रथाओं को इन्होंने बंद किया, किस प्रकार की प्रथाओं ने इन्होंने लागू किया, इस तरीके से बात करते हैं हम इसके आगे। देखो आज थोड़ा बोला भी कम जा रहा है क्योंकि तबीयत खराब है, आप समझ गए शायद। उम्मीद करता हूँ आप सबसे ज़्यादा समझदार हो। अब चलते हैं सर, आगे चलते हैं तो आगे हमारे सामने आता है धार्मिक नीति। और धार्मिक नीतियों के साथ साथ ये आज की क्लास पूर्ण हो जाएगी। अब देखो अब बात करते हैं धार्मिक नीतियों की। अब बात करते हैं धार्मिक नीतियों की। मैं यहाँ लिख देता हूँ धार्मिक नीतियों की। धार्मिक नीति या शासनकाल। धार्मिक नीति देखो 1658 में क्या होता है? राजगद्दी पर बैठता है। 1658 में राजगद्दी पर बैठता है या शासनकाल होता है। देखो 1658 में मतलब राज्याभिषेक होते इन्होंने क्या कर दिया? 80 करों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। करों को समाप्त किया, करों को समाप्त कर दिया। देखो ये बात हमारे सामने आती है जिसके बारे में 80 करों के बारे में हम पूर्णतः बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ करों के बारे में बात करेंगे। तो देखो इन्होंने सती प्रथा पूर्ण रूप से बंद कर दी। सती प्रथा देखो, यहाँ से धार्मिक नीतियों के बारे में बात करते हैं तो 80 इसमें कर भी आ जाएंगे और लगभग जो धार्मिक नीतियां हैं वो भी आ जाएंगे। तो सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। पूर्ण रूप से बंद कर दिया। इसके बाद में देखो जजिया कर लगा दिया। इसके बाद में जजिया कर वापस लगा दिया। जजिया कर लगा दिया। हमने पहले भी बता चुका और पहले भी बात कर चुका कि जजिया कर क्या होता है। अब बात करते हैं 3 नंबर पे, तो सती प्रथा पर बंद करवा दिया। इसके बाद में तुल्लादान जो पद्धति थी इसको भी इन्होंने क्या कर दिया? बंद करा। तुल्लादान
बंद कर दिया। 4 नंबर पे बात करते हैं, तो 4 नंबर पे बात करते हैं तो कलमा खुदवाना बंद कर दिया, कलमा खुदवाना बंद कर दिया। यहां से हम बात करते हैं खुदवाना बंद किया, खुदवाना बंद किया। अब देखो यहाँ से 80 करों के साथ साथ यहाँ से कई चीजें हमारे सामने आती है, कई चीजें हमारे सामने आती है। और यहाँ 5 नंबर पे बात करते हैं तो तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर लगाया। इससे पहले हमने बात की थी अकबर ने अपने शासनकाल में कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा कर को हटाया था, ये हटाया था ना। तो ये 1663 में क्या होता है, तीर्थ यात्रा कर को वापस लागू कर दिया, वापस लागू कर दिया। अब इसी के आगे हम चलते हैं तो देखो 1665 से हमारे सामने आता है कि 1665 से व्यापारियों का कर लगा दिया। मतलब बात करते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों पर क्या कर दिया, कर लगा दिया। अब देखो यहाँ से व्यापारियों का कर लगा दिया, लेकिन ये क्या करता है 1665 से 67 तक ही रहने देता है इसको। 1665 से 67 तक व्यापारी कर लगाया, मतलब सिर्फ 2 ही साल रखा और 2 साल के बाद में व्यापारी कर वापस क्या होता है, हटा देता है। अब एक बार इसको देखने के बाद में हम आगे बात करते हैं कि इसकी धार्मिक नीति और क्या थी। यहां बात करते हैं तो 1679 में लगाया था, 1679 में। अब देखो इससे आगे बात करते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, जरा जल्दी से ले लेते हैं हम। तो देखो यहां बात करते हैं 80 करोड़ के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया सर, 6 नंबर आता है तो हमारे सामने आता है 6 नंबर पे बात करते हैं तो इन्होंने क्या कर दिया, घुड़सवारी पर क्या कर दिया, घुड़सवारी पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, घुड़सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगाया, घुड़सवारी पर प्रतिबंध लगाया। किसने लगाया, सिर्फ देखो ये किसके अलावा लगाया कि एक तो राजपूत, एक राजपूत व मतलब शिवाजी कह सकते हैं या मराठा, मराठा के अलावा, मतलब शिवाजी अलावा कह सकते हैं कि घुड़सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ राजपूत और जो मराठा थे उन्हीं के लिए घुड़सवारी क्या थी, प्रतिबंधित नहीं थी। अब बात करते हैं 7 नंबर पे कि दरबार में होली, दरबार में दिवाली और होली मनाना इन्होंने क्या कर दिया, दिवाली व होली भी क्या कर दी, मनाना बंद कर दिया, मनाना बंद कर दिया। देखो यहाँ से बात करते हैं 8 नंबर पे आते हैं तो मजार पे, जो मजार पे पहले क्या होता है, मजार पे दीपक जलाना बंद कर दिया, दीपक जलाना बंद कर दिया या प्रतिबंधित जलाना बंद कर दिया, प्रतिबंध किया, प्रतिबंध, ठीक है। इसके बाद में 9 नंबर पे हम बात करें तो हमारे सामने देखो यहाँ हम 9 नंबर पे बात करते हैं कि दिवाली, इन्होंने यहाँ तक कि अपना जो बर्थडे था या कह सकते हैं कि जन्मदिन, अपना जन्मदिन भी बंद कर दिया, जन्मदिन मनाना बंद कर दिया था। आज तो क्या होता है, जिसका जन्मदिन आता है डीजे लाओ, वो लाओ, सब कुछ क्या कर दिया, बंद कर दिया। आजकल का क्या होता है यार, बर्थडे के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पार्टी होती है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये बंद कर दिया। पता नहीं किस प्रवृत्ति का शासक था, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि कोई सी भी प्रवृत्ति का हो गया, इतिहास की बात थी। लेकिन आज तो हर घर में क्या होता है, बर्थडे होता है तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां चलती हैं, किसी के भी बर्थडे में चलती है। देखो यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, 10 नंबर की बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने, संगीत पर प्रतिबंध लगाया। अब देखो ये सबसे मोस्ट है भैया, इंपॉर्टेंट है। मुगल काल का ऐसा शासक जो संगीत पर प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगाया, कौन है, औरंगजेब है। इन्होंने ये पूर्ण प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन अपने जो घरेलू या कह सकते हैं जो घरेलू मैटर थे अपने दरबार में अपनी पुत्री के लिए, अपनी पुत्री के लिए क्या होता है, अपने पुत्र या पुत्री के लिए अपने दरबार में क्या होता है, कहीं ना कहीं संगीत और नंगाड़ा वादक होता था, कहीं ना कहीं ये चीज होती थी। और ये खुद भी क्या होता था, एक संगीत वादक था, मतलब कह सकते हैं वीणा वादक था।
अब देखो, अब इसके आगे हम बात करते हैं अब देखो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है सर जो नौरोज त्योहार होता है। देखो हमने इससे पहले बात की थी कि नौरोज त्योहार 11 नंबर पे बात करते हैं। देखो स्याही खत्म हो गई, मैं स्याही नहीं डाल सकता, अब किसी दूसरे से चलते हैं। देखो इन्होंने क्या कर दिया, 11 नंबर पे क्या किया, इन्होंने नौरोज त्योहार, नौरोज त्योहार क्या कर दिया, त्योहार बंद कर दिया, त्योहार बंद कर दिया। जबकि मुहर्रम भी क्या कर दी थी, बंद कर दी थी, मुहर्रम बंद की या प्रतिबंधित की, इन्होंने ये किया था। ठीक है, और देखो यहां से हम बात करें, इससे आगे चलते हैं तो सबसे पहले जजिया कर लगाया था कहाँ, जजिया कर कहाँ लगाया था, मेवाड़ में लगाया था। सबसे पहले मेवाड़ पर लगाया सबसे पहले। लेकिन 1704 में क्या होता है, सॉरी 1704 सात नहीं 1704 में दक्कन की बात करते हैं हम। दक्कन में क्या कर दिया, जजिया कर हटा दिया था। कहाँ, दक्कन में 1704 में इन्होंने 1704 में जजिया कर हटा दिया। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जजिया कर कहाँ लगाता है, मेवाड़ के अंदर लगाता है। अब देखो यहाँ मतलब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ की बात करते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे हम मेवाड़ और मारवाड़ के अंतर्गत। अब देखो एक यहाँ से हम बात करते हैं मारवाड़, और इसके साथ मारवाड़ का, मुगलों के साथ मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था राज सिंह। राज सिंह तो मेवाड़ का शासक था, लेकिन जसवंत सिंह था। और देखो एक युद्ध होता है 1678 में, एक युद्ध होता है जमरूगढ़ युद्ध। ये कई किताबों में कुछ और भी नाम मिलता है इसका और भी, जमरूद गढ़ नहीं जमरूद, ये युद्ध होता है 1678 में। ये देखो यहाँ से जब देखो क्या होता है कि जो औरंगजेब होता है ये दक्षिण में चला जाता है। दक्षिण में जाने के बाद में एक मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह, मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था जसवंत सिंह। अब देखो इस जसवंत सिंह वर्सेज अफगानी थे, और इसी के साथ ये मारा गया। और मार जाने के बाद में कहा गया है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का दरवाजा टूट गया, ये बात किसने की थी, औरंगजेब ने। दरवाजा टूट गया ये बात कही थी किसने, औरंगजेब ने कहा था जब जसवंत सिंह इस युद्ध में मारा गया। अब देखो यहाँ से हम एक बात करते हैं छोटी सी बात करते हैं तो मतलब जो राठौड़ थे और राठौड़ों की बात करते हैं। यहाँ से राठौड़ों में सबसे शक्तिशाली था दुर्गादास राठौड़, ये सेनापति था। अब देखो ये दुर्गादास राठौड़, इसको मेवाड़ का यूलिसीज भी कहा जाता है, मेवाड़ का यूलिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का यूलिसीज। ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, KJT इसने कहा था। किसने, मेवाड़ का यूलिसीज। अब देखो 1680 में क्या होता है, जो ये दुर्गादास राठौड़ है ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक गठबंधन बनाता है। मेवाड़ प्लस मारवाड़ के बीच में क्या बनाता है, एक गठबंधन बनाता है। 1678 में जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है अफगानों के सामने लड़ते हुए,
तब इनके सामने क्या होता है, दुर्गादास राठौड़ एक स्वतंत्र होता है, जबकि एक शक्तिशाली सेनापति था। इसी के साथ क्या होता है कि ये मेवाड़ और मारवाड़ को दोनों को एक करने की कोशिश करता है, और ये इसकी जो कोशिश थी वो 1680 में क्या होती है, पूर्णतः सफल होती है। 1680 के अंदर इनके सामने क्या होता है, मेवाड़ और मारवाड़ का गठबंधन बनता है, और 1681 में इन्होंने मतलब मुगलों के साथ में क्या होता है, उदयपुर की संधि हुई। उदयपुर की संधि हुई, उदयपुर की संधि होती है 1681 में, बात खत्म। अब चलते हैं हम आगे। अगर एक आधा पॉइंट और भी रह गया तो इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं, तो इधर से तो कौन था, दुर्गादास राठौड़, इधर से राज सिंह था, इधर से राज सिंह था जो मेवाड़ का, सॉरी इधर से ये तो था मारवाड़ का, तो कौन था, दुर्गादास, और मेवाड़ का कौन था, राज सिंह, जिन्होंने विजय कटकाट की उपाधि धारण की थी। किसकी, विजय कटकाट, विजय कटकाट की उपाधि धारण की थी, ये उपाधि थी उसकी। अब आप एक अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से इसको उतार लीजिए, इसके बाद में हम बातें करते हैं। और यहाँ मैं एक चीज बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, मतलब मेवाड़ और मुगलों का जो संघर्ष था, मेवाड़ वर्सेस मुगल, मुगल संघर्ष, यहाँ संघर्ष की बात चल रही है, तो संघर्ष लगभग 30 वर्षों तक चला था, 30 वर्षों तक चला था ये संघर्ष। और ये संघर्ष की बात कर रहे हैं, इससे पहले की बात नहीं कर रहे। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे सामने औरंगजेब की शादी की बात हो गई, इनके पुत्रों की बात हो गई, और इसके सैनिक अभियानों की बात हो गई, इसके धार्मिक जो नीति थी 80 करों को समाप्त किया, उसी के साथ साथ इसकी टोटली बात हो गई। अब बात करते हैं अगली क्लास की। अब देखो यहाँ से हमारे सामने क्या होता है, आज हमने पूर्ण कर लिया, आज मुगल काल को हम पूर्ण कर लिया। अब जो क्लास हम आगे लेंगे वो आएगी उत्तर मुगल काल में। अब देखो वो आएगी उत्तर मुगल काल में, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। और उत्तर मुगल काल के बाद में आज हमारा जो मध्यकाल भारत है, या मध्यकाल मिडिल हिस्ट्री है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, तो इसी के साथ हम औरंगजेब के जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो हमारे सामने टॉपिक्स थे उसकी हम बात कर चुके। उसी के साथ साथ आज हम औरंगजेब को 1658 से 1707 का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को हमने पूर्ण कर लिया। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना।